हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पीसीएम गुरु में। इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 के लिए ग्रामीण परिवेश के एक सब्जेक्ट के रूप में इसका एक चैप्टर कृषि सिंचाई के बारे में, कृषि से संबंधित जानकारियाँ इसमें हम लेंगे। देखिए, पहले कृषि गणना की बात कर लेते हैं। कृषि गणना विश्व कृषि गणना कार्यक्रम के भाग के रूप में 1970-71 में पहली बार कराई गई। कृषि गणना जो पहली बार कराई गई वो 1970-71 में कराई गई थी। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट। कृषि गणना 2015-16 के आंकड़े ही अभी आए हैं और ये 10वीं गणना थी। कृषि गणना प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होती है। कब होती है? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होती है। इसके मुख्य आंकड़े देख लेते हैं। मुख्य आंकड़े गणना 2015-16, इसमें क्रियाशील जोतों की संख्या 146.15 मिलियन रही है। कितनी रही है? 146.15 मिलियन। और जो इससे पिछली बार की गणना थी उसके मुकाबले इसमें 5.86% की वृद्धि दर्ज करी गई है इस बार। अगला है परिचालित क्षेत्र। अच्छा, ये क्रियाशील जोतों की संख्या, ये जो शब्द है इसका मतलब ये है, इसका अर्थ है कि कितनी जोतें हमारे देश में हैं, यानी कि कितनी भूमि को जोतने वाले लोग हैं, इस तरह से समझ सकते हैं। और जो पूरा जुताई वाला जो पूरा क्षेत्रफल है इसे परिचालित क्षेत्र कहते हैं और इसका क्षेत्रफल है 157.82 मिलियन हेक्टेयर। देश में क्रियाशील जोतों का जो औसत आकार है वो है 1.08 हेक्टेयर पूरे देश में, पूरे भारत में। मतलब इसका ये हो गया कि अगर एक व्यक्ति को एक खेत दिया है जोतने के लिए, तो एक व्यक्ति के हिस्से में जो आएगा वो 1.08 हेक्टेयर होगा। ये औसत सर्वाधिक है नागालैंड में 4.87 हेक्टेयर, सबसे कम है केरल में 0.18 हेक्टेयर और अपने उत्तर प्रदेश में है 0.73 हेक्टेयर। ठीक, इसके बाद हमारे देश में जो जोत होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। सीमांत जोत जो 1 हेक्टेयर से कम होती हैं, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, 80.18% यही है। यानी कि हमारे देश में जो किसान जो ज़मीन जोतते हैं उन पे 80.18% किसानों पे 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। लघु जोत, इसका आकार होता है 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर। इसके बाद एक लघु मध्यम जोत आती है, लघु मध्यम कहते हैं इसे, या फिर अर्ध मध्यम कहते हैं। इसका आकार होता है 2 से 4 हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर इसका आकार होता है। और इसके बाद फिर आती है बृहद जोत। फिर कौन सी आती है? बृहद जोत। बृहद जोत यानी कि जो बहुत बड़ी होती है और इसका आकार होता है 10 से अधिक, 10 से प्लस वाली जो जोत होती हैं उन्हें बृहद जोत कहते हैं। 4 प्रकार की पाई जाती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक क्रियाशील जोतों की संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है 23.82 मिलियन के आसपास। 23.82 मिलियन सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखना है। सर्वाधिक परिचालित क्षेत्र राजस्थान में है 20.87 मिलियन हेक्टेयर का परिचालित क्षेत्र कहाँ पे है? ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर परिचालित क्षेत्र जो है वो भी सबसे ज़्यादा होगा। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, जोतों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। इस तरह से हम इसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश में कृषि का। उत्तर प्रदेश में कृषि, इसको देख लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं ये। तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि कर्मकार हैं, यानी कि जो कृषि से जुड़े हुए कारीगर हैं या जो श्रमिक हैं, जो कर्मकार कुल मिला के हैं, किसान सब हैं, वो 59.3% कृषि में है। इसमें 59.3% में जो कृषि श्रमिक हैं, यानी कि जो मजदूरी करते हैं, खेती किसानी से संबंधित कार्यों की मजदूरी करते हैं, वो 30.3% हैं और जो किसान हैं वो 29% हैं। ध्यान रखना है इसे। राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो 27.5% है। कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन का जो इसमें से भाग है वो 26.1% है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये वाला। प्राथमिक और कृषि का जो क्षेत्र है वो कितना योगदान हम देते हैं
राज्य की अर्थव्यवस्था में। तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का ध्यान रखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र का कितना है 27.5 और कृषि वानिकी मत्स्यन का कुल मिलाकर कितना है 26.1%। अच्छा, कृषि को उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसका मेरुदंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरुदंड कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा योगदान है, इतना बड़ा 27.5% लगभग अकेला प्राथमिक क्षेत्र से है, कि ये मेरुदंड तो बन ही जाएगा। कुल खाद्यान्न उत्पादन जो होता है पूरे देश में जो कुल खाद्यान्न उत्पादन होता है, कुल खाद्यान्न उत्पादन, उसमें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा और तीसरा स्थान है पंजाब का। तीसरा स्थान किसका है? पंजाब का। कृषि निवेश पर देय अनुदान को डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भुगतान करने वाला जो पहला राज्य है वो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो 9 है। कौन कौन से हैं? ये 9 जलवायु क्षेत्र कैसे बनाए गए हैं, इनका आधार क्या होता है बनाने का, ये देख लेते हैं एक बार। तो इनका जो आधार होता है बनाने का, इनका आधार होता है मृदा, वर्षा, जल, तापमान, मानव संसाधन के आधार पर ये बनाए जाते हैं इत्यादि। नेक्स्ट है, देश में कुल कृषि योग्य जो भूमि है वो है हमारी 1,81,603 हेक्टेयर। 1,81,603 हेक्टेयर। इसमें से उत्तर प्रदेश में कितनी है भाई? उत्तर प्रदेश में है देखो, इसका लगभग 10% है, 10.39% है। तो 1,81,000 है, यहाँ 18 एक यहाँ पर हो जाएगा आपका 18,863 हेक्टेयर। इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। 10% यूपी में लगभग कुल कृषि का। शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में 143.3 लाख हेक्टेयर है, और जो सकल सिंचित क्षेत्र है वो है 216 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्र यानी कि जो सिंचित कराया जाता है, जिस पर सिंचाई की जाती है, पानी खेती को लगाया जाता है। और सकल का मतलब है कि जो कुल हमारी भूमि है सिंचित करने के लिए, इस 216 में से 143 माइनस करने के बाद जो बचेगा तो वो क्षेत्र ऐसा होगा, ये लगभग आपको बचेगा 57 और 16, ये हो जाएगा आपका लगभग 71 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल ऐसा है जहाँ पर सिंचाई होती ही नहीं है किसी भी तरीके से। ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो आगे ये इम्पोर्टेंट बात है, गेहूँ, चना, आलू, इन सब के उत्पादन में जो अपना उत्तर प्रदेश है वो प्रथम है, नंबर 1 स्थान पर है। चावल में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान है पश्चिम बंगाल का। प्रयोगशाला से खेतों तक, इस नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया था 1979 में, जो उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? अगर आप गांव के व्यक्ति हैं तो इतना आप जानते होंगे, काफ़ी आसान है ये, इतना मुश्किल नहीं है रबी, जायद और खरीफ की फसलों को समझना। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती हैं, जिस समय गेहूँ बोया जाता है। गेहूँ के साथ आप देख सकते हैं इसमें सरसों, जौ, मटर, चना, तंबाकू, लाई, आलू, इस तरह की और भी इसके साथ बरसिम की फसल होती है, बरसिम बोया जाता है। ये फसलें सब किसकी होती हैं? रबी की होती हैं। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, जिस समय धान बोया जाता है। इस तरह से ध्यान रखें। तो जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। जैसे चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सनई, तिलहन। ये सनई का ध्यान रखना है, काई की फसल है ये खरीफ की फसल है। सनई और तिलहन फसलें जो होती हैं सब खरीफ की फसलें होती हैं। जैसे मूंग की दाल हो गई या उड़द हो गया, ये सब क्या होते हैं? तिलहन फसलें होती हैं। तिल हो गया, तिल की फसल होती है। जायद की फसलें जो इन दोनों के बीच में बोई जाती हैं, यानी कि जो लगभग ऐसा मान लें हम कि मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई में ये समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर समाप्त लिखा गया है क्योंकि इनकी कटाई नहीं होती है, बल्कि ये एक बार जब फल देना शुरू करती हैं तो कुछ समय तक चलता रहता है। जैसे खरबूजा, अब खरबूजा को एक बार तो फल देगा नहीं, खरबूजा जब शुरू हो जाता है तो रोज़ तोड़ते रहते हैं, लगभग 1 से 2 महीने तक चलती है ये। मतलब जितनी ज़्यादातर सब्जी वाली फसलें जो होती हैं वो सब जायद की फसलें होती हैं। जैसे खरबूजा, तरबूज, तोरी, ककड़ी, खीरा, कासी फल, प्याज, टमाटर, ये सब कैसी फसलें? जायद की फसलें हैं। अब जो कुछ प्रमुख फसलें हैं उनकी बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाली। जैसे नंबर 1 है गेहूँ। तो गेहूँ 2018-19 में जो अनुमानित उत्पादकता है वो 34.32 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट आंकड़ा नहीं है। इसकी पहले प्रमुख इसका रकबा देख लें। रकबा यानी कि जो इसका क्षेत्रफल है 2018-19 के अनुसार
कितने क्षेत्रफल में गेहूँ लगाया गया था? तो लगभग 95.4 लाख हेक्टेयर में गेहूँ की फसल करी जाती है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जो प्रमुख फसलें हैं इसकी सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अभर, भवानी, चंद्रिका, ये सब देखो, ये जितनी भी फसलें हैं ज़्यादातर इनके नाम में जो है सोने से कुछ ना कुछ मैच कर रहा है। सोना शब्द से, जैसे पहली सोनालिका है ना, जैसा अर्जुन, अर्जुन किसके? सोने के महान, बहुत ही तेज उनका था। कुंदन का मतलब सोना ही होता है। अमर, जैसे सोने जैसी वस्तु अमर होती है। भवानी इस वर्ग से संबंधित नाम है। चंद्रिका, चंद्र की किरण मतलब सोना। देश रत्न, रत्न मतलब हीरा, सोना। कंचन, सोने को कहते हैं। कल्याण, सोना। किरण, सूर्य की किरण मतलब सोना। मालव शक्ति, नैना, प्रभानी इत्यादि। ये वाली लाइन इसमें आप नोट्स अगर बनाएं इसकी, तो आप ध्यान से इसे नोट कर लें। दक्षिण पठारी क्षेत्र में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। इस बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के कौन से भाग में गेहूं की खेती नहीं की जाती है, तो उसका आंसर होगा दक्षिणी पठारी क्षेत्र। नौरिन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन है। बौनेपन का जीन कौन सा है गेहूं में? नौरिन 10। मैक्रोनी गेहूं असिंचित क्षेत्र या सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सर्वाधिक उपयोगी होता है। यानी कि जो गेहूं की ये एक प्रकार की किस्म है मैक्रोनी गेहूं, इसे हम ऐसी ज़मीन में उगा सकते हैं या ऐसे क्षेत्र में जिसमें इस प्रकार की ज़मीनें हैं जो शुष्क ज़मीन है, या जहाँ पर अकाल पड़ता है या बहुत कम बारिश होती है। मतलब कहने का ये है कि मैक्रोनी गेहूं की जो किस्म है इसे पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। रस्ट गेहूं की फसल का एक रोग है, इसे हिंदी में रस्ट को किट्टा कहते हैं। हिंदी में भी कभी पूछ ले तो ध्यान रखें। और ये 3 प्रकार का होता है, पीला रस्ट, काला रस्ट और भूरा रस्ट। राज्यों में जो उत्पादन क्रम है, तो अभी ऊपर भी पढ़ा था हमने कि गेहूं में जो सबसे आगे है वो यूपी है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, तीसरा स्थान पंजाब का है। अच्छा, प्रति हेक्टेयर की अगर बात की जाए तो इसमें पंजाब आ गया प्रति हेक्टेयर में, और अगर ओवरऑल बात की जाए तो इसमें यूपी आ गया। इसके आगे दूसरी फसल है चावल। चावल की बात कर लेते हैं। इसका 2018-19 में जो उत्पादन है लगभग 27.04 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। और इसका जो क्षेत्रफल है, कितने क्षेत्रफल पर ये उगाया गया था 18-19 में? 5.75 मिलियन हेक्टेयर, लगभग 13% जो भूमि है हमारे उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य, उस पर ये उगाया गया था। चावल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। और इसमें 2 तरह की और रसायन कह सकते हैं नहीं, जो एक होता है एमाइलेज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन, जो एकदम से किसी मनुष्य को, किसी सजीव प्राणी को एकदम से ऊर्जा देती है। जो धान की या चावल की जो प्रमुख किस्में हैं, जमुना, जया, करुणा, कांची, कृष्णा, कावेरी, जगन्नाथ, हंसा, विजया। उन्नत पूसा, बासमती। बासमती तो आप ज़्यादातर जानते ही होंगे, इसी का चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है अपने क्षेत्र में। पूसा सुगंधित 5 जो है ये सुगंधित किस्म है। पूसा सुगंधित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। पूसा सुगंधित 5 किसकी किस्म है? चावल की किस्म है, और सुगंधित किस्म, सुगंधित चावल होता है इसका। चलिए आगे देखते हैं। राज्य उत्पादन में जो क्रम है, इसमें सबसे आगे पश्चिम बंगाल, फिर अपना यूपी और फिर उसके बाद पंजाब। बाजरा देख लेते हैं, नंबर 3 पर बाजरा है। मुख्यतः ये 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। इसके बारे में इतनी है, और ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। मक्का में क्या होता है कि विभिन्न जलवायु परिस्थिति एवं व्यापक अनुकूलन क्षमता रखने वाली सबसे बहुमुखी उभरती हुई फसल है। ये अब इस समय बहुत ही मुख्य रूप से फसल होने लगी है। पहले इसका ज़्यादा इतना उपयोग नहीं था, तो इतनी नहीं होती थी, लेकिन अब ये एक तरह से व्यापारिक फसल बन गई है। पहले तो इसका बस केवल मक्का का उपयोग, पहले गांव में रोटी बनती थी मक्का के आटे की। चाचा की कॉल आ गई है, देखिए कॉल आ गई थी चाचा की। चाचा जी के धान लग रहे हैं, अभी धान की फसल आई थी, उसी का मौसम इस समय चल रहा है, रोपाई हो रही है धानों की। तो देखते हैं आगे। ये बहुत ही अच्छी फसल है, मतलब मैं ये बता रहा था कि पहले इसका ज़्यादा इतना उपयोग नहीं था, अब इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है। और वैश्विक स्तर पर इसे अब अनाज की रानी कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर इसे क्या कहते हैं? अनाज की रानी।
तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किस फसल को अनाज की रानी कहा जाता है, तो मक्का को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये इसमें एक नोट है कि जो मक्का और गन्ना है ये C4 प्रकार के पौधे होते हैं। ये C4 C3 ये पौधों को इनमें डिवाइड कर दिया गया है। जैसे C3 में आपका चावल, गेहूँ, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तंबाकू, आलू आदि के पौधे आते हैं, और मक्का और गन्ना के पौधे C4 में आते हैं। मक्का की जो उन्नत किस्म है वो शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 है। ये शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 इस तरह से है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। और जो अन्य किस्म है मक्का की, देखो गंगा ये किस्म है, गंगा 5 और गंगा 11, गंगा सफ़ेद 2 और डेक्कन 101 और डेक्कन 103। इन्हें एक 2 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इतना भारी ज़्यादा है नहीं, आसान ही है। राज्य उत्पादन क्रम, सबसे अधिक जो मक्का पैदा होती है हमारे देश में वो कर्नाटक में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद तेलंगाना में। ये उत्पादन क्रम है राज्यों में मक्का का। एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ये लिखी गई है कि जो मक्का का जो उपयोग है वो जैव ईंधन के रूप में होने लगा है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये कुछ अलग तरह के टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी मतलब जीएस में या इसमें ग्रामीण परिवेश में या कृषि में किसी भी तरह से ये पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से अनाज का जैव ईंधन के रूप में उपयोग शुरू करा गया है, तो मक्का का शुरू करा गया है। मक्का जो होती है कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है, ये बहुमुखी फसल है और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। कौन सी? तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। पहली गेहूँ, दूसरी चावल और तीसरी मक्का। जौ के बारे में बात कर लेते हैं। ये शुष्क एवं कॉप मृदा में की जाती है और इसे गरीबों का मुख्य खाद्यान्न कहते हैं। चने के बारे में बात कर लेते हैं। हल्की दोमट व शुष्क मिट्टी में पैदा होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक पैदा होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। रक्त की कमी, कब्ज, मधुमेह, पीलिया आदि रोगों के इलाज में भी इस चने का प्रयोग करा जाता है। इसमें प्रोटीन लगभग 21% होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है इसमें चने में, और किसी अनाज में या किसी तिलहन फसल में इतना प्रोटीन नहीं होता जितना इसमें होता है, 21%। अरहर की बात कर लेते हैं तो ज्वार व बाजरा के साथ इसको बो सकते हैं। इसकी जो अगैती प्रजातियां हैं वो पारस, टाइप 21, पूसा 992, उपास 120, और जो पछैती प्रजातियां हैं वो बहार, अमर और मालवीय है। जो बहार है यह उच्च किस्म है, पश्चिम बंगाल के लिए सबसे उपयोगी होती है ये। मटर के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक फूल धारण करने वाला द्विबीजपत्री पौधा है। देखो यहाँ से बायोलॉजी में भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसी फसल है या ऐसा पौधा है जो होता तो एक फूल वाला है लेकिन द्विबीजपत्री होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मटर। इसकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं और ये साकीय पौधा है। साकीय मतलब साग सब्जी वाला, जैसे हमारा पालक होता है, मेथी होता है, इस तरह का पौधा है ये। इसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटिवम होता है, वैज्ञानिक नाम। मसूर की बात कर लेते हैं। इसकी सर्वाधिक खेती भारत में होती है। सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है इसकी? भारत में होती है। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लगभग 20.2% पाया जाता है। चने में इससे ज़्यादा होता है, 21% होता है चने में। चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फसल गन्ने के बारे में बात करते हैं। भारत की पहली जो चीनी मिल देवरिया उत्तर प्रदेश 1903 में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? 1903 में। ये सारे तथ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में 1912 में स्थापित किया गया था। यहाँ से पूछ सकता है कि जो गन्ना प्रजनन संस्थान है वो कहाँ पर है, तो वो कोयम्बटूर में है। और 1 अप्रैल 1969 से इसे ICAR में शामिल कर लिया गया था। इनकी जो इसका संस्थान जो नई दिल्ली में जो सबसे बड़ी संस्था है कृषि क्षेत्र से रिलेटेड, इसके साथ इसको शामिल कर लिया गया था। गन्ना उत्पादन में सबसे नंबर 1 यूपी है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र। यूपी के 2 क्षेत्र प्रमुख हैं जहां पर गन्ना आसानी से और अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। इसमें एक हमारा तराई और दूसरा है गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र, यहाँ पर गन्ना आसानी से और अधिक मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है। सबसे उत्तम गन्ना जो माना जाता है वो मेरठ का माना जाता है। मेरठ का जो गन्ना होता है सबसे अच्छा होता है। मूंगफली के बारे में बात कर लेते हैं। यह एक खरीफ की फसल है और प्रमुख उत्पादक जो जिले हैं इसके वो हरदोई और एटा। मूंगफली सबसे कम जल आवश्यकता वाली फसल है, ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो ऑप्शन में क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी
ऐसी फसल है जिसे सबसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मूंगफली। तिलहन और सरसों की बात कर लेते हैं। प्रमुख फसलें जो होती हैं तिलहन की और तिलहन की जो प्रमुख फसलें, तिलहन फसलें मतलब ऐसे जिससे हमें कुछ मात्रा में तेल प्राप्त हो सकता है, पाम ऑयल प्राप्त हो सकता है। तो तोरैया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, अरंडी, सूर्यमुखी, बिनौला, ये ऐसी फसलें हैं जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है और इन्हें हम तिलहन फसलें कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? तिलहन फसलें कहते हैं। सरसों के बारे में बात कर ले। सरसों की जो प्रजातियां हैं वो पूसा गोल्ड, पूसा, जय किसान और बरुणा, ये 3 इसकी बहुत ही उन्नत किस्म की प्रजातियां हैं सरसों की। उत्पादन में बात कर लें राज्य क्रम में, तो राजस्थान सबसे आगे है, क्योंकि राजस्थान की मृदा आप जानते हैं किस तरह की है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सरसों उत्पादन होता है। नंबर 2 पे हरियाणा, इसके बगल में, और अब 3 में अपना यूपी सरसों उत्पादन में। कपास खरीफ की फसल होती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब, बुंदेलखंड और रोहिलखंड, बुंदेलखंड, गंगा यमुना दोआब। कपास जो होती है इसको वाइट गोल्ड यानी कि सफ़ेद सोना कहा जाता है। वाइट गोल्ड यानी कि सफ़ेद सोना कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं कृषि से रिलेटेड, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, सहारनपुर की बात कर लेते हैं। तो जो सहारनपुर है, सर्वाधिक संतरे का उत्पादन यहाँ पर होता है। पान की जो प्रजातियाँ हैं माहोवा, देशावरी, कर्पूरी, सांची, सोफिया, ये पान की प्रजातियाँ हैं। जैसे आपने एक बनारसी पान सुना होगा, बनारसी मीठा पान सुना होगा, तो इसी तरह से मीठा पान हो गया, बनारसी पान हो गया, इसी तरह महोबा का पान हो गया, देसावरी पान हो गया, कपूरी पान हो गया, सांची पान हो गया और सोफिया पान हो गया। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है ये महोबा में भी है। इसी तरह से ध्यान रख सकते हैं, महोबा एक इस पान की प्रजाति भी है और यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र भी इसका स्थापित है। लीची उत्पादन में सबसे आगे मेरठ और सहारनपुर संयुक्त रूप से। आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़। सर्वाधिक सिंचित फसल जो होती है वो गन्ना होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा पानी की जो आवश्यकता होती है वो गन्ने की फसल को होती है। लंगड़ा आम के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी। दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है मलिहाबाद, लखनऊ। लंगड़ा आम वाराणसी और दशहरी आम मलिहाबाद। अपने उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम की जो फैक्ट्री है वो गाजीपुर में है। आलू निर्यात जोन जो है आगरा में है। अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र प्रयागराज में है। आम प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में है। कृषि निर्यात क्षेत्र 3 है हमारे उत्तर प्रदेश में, एक आगरा में है, एक लखनऊ में है और एक सहारनपुर में है। कन्नौज को आप जानते हैं, कन्नौज पुष्प इत्र के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में पशुपालन एवं दुग्ध विकास की बात कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, सिलेबस में भी है ये। तो पशुपालन विभाग की जो स्थापना करी गई थी सबसे पहले 1944 में करी गई थी उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। प्रदेश अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान 7.5% है। जैसे कृषि का देखा था हमने, कृषि का लगभग 27 से ज़्यादा प्रतिशत है। देश में दुग्ध उत्पादन में प्रथम जो स्थान है वो यूपी का है और भारत जो है वो विश्व में प्रथम स्थान पर है दुग्ध उत्पादन में, यानी कि हमारा देश और हमारा प्रदेश विश्व और देश दोनों में प्रथम स्थान पर है। इस तरह से याद रख सकते हैं, हमारा ही देश और हमारा ही प्रदेश किसमें, दूध में। उत्तर प्रदेश द्वारा जो दूध उत्पादन होता है वो पूरे भारत का लगभग 16.26% उत्पादन होता है। 30,519 टन के लगभग उत्पादन दूध का जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। पशुगणना के बारे में बात कर लेते हैं। 20वीं पशुगणना, ये उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। पशुगणना के ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं यही इम्पोर्टेंट है और ये उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। भारत मतलब राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े नहीं हैं, ये उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं केवल। तो उत्तर प्रदेश में जो कुल पशु हैं वो 68 मिलियन और भारत में सबसे ज़्यादा हैं गोवंशीय पशु जो हैं उत्तर प्रदेश में वो 19 मिलियन है और गोवंशीय पशु के मामले में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो दूसरा है। पहले स्थान पर आई थिंक पश्चिम बंगाल है पहले स्थान पर। महिष वंशीय 33 मिलियन पशु हैं और इसमें भी उत्तर प्रदेश जो है वो अपना प्रथम स्थान पर है। प्रति व्यक्ति दुग्ध जो उपलब्धता है अपने उत्तर प्रदेश में वो 371 ग्राम पर डे है,
मतलब एक व्यक्ति के लिए उत्तर प्रदेश में एक दिन में 371 ग्राम दूध उपलब्ध है, मतलब 250 ग्राम से ज़्यादा और आधे किलो से थोड़ा सा कम। भारत में जो ये उपलब्धता है वो 394 ग्राम पर डे है। अंडा उत्पादन में भारत का अपने उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 9वां स्थान है अंडा उत्पादन में। अंडा उत्पादन से संबंधित होती है रजत क्रांति। ऊन उत्पादन में अपने उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। मांस उत्पादन में पहला स्थान है। देश का लगभग 15% मांस उत्पादन अपने उत्तर प्रदेश में ही होता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग के मानकों के अनुसार प्रत्येक 5000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय होना चाहिए और 2500 यानी कि इसके आधे पर पशु सेवा केंद्र होना चाहिए। ये आंकड़े हमें ध्यान रखने होंगे। वर्तमान स्थिति है क्या अभी, मतलब ये तो मानक है, जो राष्ट्रीय कृषि आयोग है उसने ये मानक बनाए हैं, लेकिन ये ऐसा वर्तमान में थोड़ी है। वर्तमान स्थिति क्या है, प्रत्येक 15,000 पशु पर एक चिकित्सालय। दुग्ध विकास की बात करें तो सबसे पहला जो कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद में ये जो खोली गई थी 1907 में खोली गई थी। नितिन सर का जो प्रैक्टिस साइट है उसमें ये क्वेश्चन देखा भी है मैंने, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1937 में लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ बनाया गया और 1962 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। यहाँ से उम्मीद है 1, 2 या 3 कुछ भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको वीडियो को देखने का आपको लाभ मिल जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद थी कम से कम 2 क्वेश्चन तो यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं ये और बहुत ही रिसर्च और मेहनत करके ये आपके लिए लाए गए हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं ताकि हम उत्साहित हों और आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद।